एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रैश कोर्स सोशियोलॉजी की आज थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराओं से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं उनके बारे में। तो उसमें से जो पहले थिंकर हैं वो हैं आपके G.H. मीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीड की थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो जो G.H. मीड है इनको माना जाता है कि ये प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद के प्रणेता हैं। अगर कहीं भी ऑप्शन में प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद के प्रणेता पूछा जाता है और ऑप्शन में मीड है और ब्लूमर भी है तो आप मीड को टिक करेंगे, अगर मीड नहीं है तो ब्लूमर को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके प्रणेता मीड ही माने जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मीड ने इस चीज़ को विचार शक्ति, आई, मी, सेल्फ के द्वारा समझाया है, जबकि जो आपके ब्लूमर हैं उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को संदर्श के द्वारा समझाया है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होता है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहता है कि जो दुनिया है ये प्रतीकों के द्वारा चलती है। उसने कहा जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जो सिद्धांतवादी हैं जैसे कि मीड है, आपके ब्लूमर हैं, इनका मानना है कि मनुष्य में विचार करने की शक्ति होती है। अब जब वो उसके अंदर विचार करने की, सोचने की क्षमता होती है तो उन्हीं के द्वारा उसने सिंबल बना लिए। तो उन प्रतीकों के द्वारा ही वो समस्त क्रियाएं करता है और उन्हीं क्रियाओं के द्वारा संपूर्ण संरचना बनती है। तो मनुष्य के अंदर विचार करने की क्षमता होती है, वो प्रतीकों का निर्माण कर सकता है, उनमें परिवर्तन भी कर सकता है और उसी के बेस पे संपूर्ण संरचना बनती है। यही है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जिसके प्रणेता है G.H. मीड। अगर ऑप्शन में मीड नहीं है तो ब्लूमर माने जाएंगे। अब ब्लूमर और मीड में डिफरेंस क्या है? तो मीड ने आई, मी, सेल्फ के द्वारा समझाया, भूमिका ग्रहण के द्वारा समझाया, जबकि जो आपके ब्लूमर है इन्होंने संदर्श, दृष्टिकोण, अभिप्राय के द्वारा समझाया। ठीक है, तो ब्लूमर का क्या माना जाएगा? जहां भी संदर्श, दृष्टिकोण, अभिप्राय और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद वगैरह की बात आएगी तो वहां पे ब्लूमर को टिक करना। ओके, तो ये हो गया इनका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का। जो अगली थ्योरी दी वो इन्होंने दी भूमिका ग्रहण की और समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। तो जो समाजीकरण का सिद्धांत है उसमें मीड ने दिया आई, मी और सेल्फ का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि ये होती है स्व के विकास की, यानी कि बच्चे के विकास की ये तीन अवस्थाएं होती हैं। स्व के विकास की ये तीन अवस्थाएं होती हैं जिसमें पहली अवस्था होती है आई, दूसरी होती है मी, तीसरी होती है सेल्फ। अब जो ये सेल्फ है इसी के बेस पे जो मनुष्य है वो क्रियाएं करता है और ये सेल्फ बनता कैसे है? इंटरैक्शन से बनता है। जैसे जैसे हम लोगों से इंटरैक्शन करते हैं वैसे वैसे हमारा सेल्फ बनता है। इन्होंने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर आई होता है। ठीक है, फिर मी उसके अंदर कैसे बनता है कि उसने क्रिया करी, फिर वो देखता है कि दूसरों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। मी पे वो प्रतिक्रिया देखता है, अगर प्रतिक्रिया अच्छी हुई तो वो दोबारा उस क्रिया को दोहराएगा, अगर प्रतिक्रिया सही नहीं हुई, किसी ने उस चीज़ को गलत ठहरा दिया तो फिर वो दोबारा उस एक्शन को नहीं दोहराएगा। तो आई में उसका मूल स्वरूप होता है, मी में यहाँ पे प्रतिक्रियाएं आएंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को सुधारता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है और फिर इसी को ढालते ढालते उसका सेल्फ बन जाता है, यानी कि उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है जो कि उसका स्व होता है। अब ये स्व निर्माण में उन्होंने दो अवधारणाओं का प्रयोग किया। एक तो उन्होंने बताया कि जो ये मी होते हैं इनको मतलब कि व्यक्ति को कौन क्रिटिसाइज करता है या फिर कौन उनकी प्रशंसा करता है, तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। एक बताया इन्होंने जनरलाइज्ड अदर, दूसरा बताया सिग्निफिकेंट अदर। ठीक है, तो जो जनरलाइज्ड अदर है मतलब जनरल यानी कि सारे लोग, ठीक, तो उसमें जो दूसरे दूर के संबंधी वगैरह आ जाते हैं, जो द्वितीयक संस्थाएं होती हैं वो सब लोग आ जाते हैं, तो उनका इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है। जो सिग्निफिकेंट अदर होते हैं उनमें व्यक्ति के जो घनिष्ठ संबंधी होते हैं, जितने क्लोज रिलेशनशिप वाले होते हैं, जैसे मम्मी पापा हो गए, आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हो गए, जो बहुत ही क्लोज आपसे होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। तो एक तो जनरलाइज्ड अदर यानी कि दूसरे लोग जो दूर के थोड़ा सा होते हैं, और सिग्निफिकेंट यानी कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो वो हो गए सिग्निफिकेंट अदर में। तो ये लोग जब बच्चा आई से मी की तरफ होता है तो मी पर अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है, तो फिर वो काम को दोबारा दोहराएगा, और फिर अगर वो कोई बुरा काम करता है तो उस चीज़ की आलोचना की जाती है तो उस काम को नहीं दोहराएगा। तो इस तरीके से उसका सेल्फ का विकास होता है। भूमिका ग्रहण क्या है? भूमिका ग्रहण में जब बच्चा किसी की भूमिका को देख करके स्वयं वैसे ही करने की कोशिश करता है, उसके जैसी भूमिका को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, तो ये भूमिका ग्रहण कहलाता है। ठीक है, कि
कि उसने देखा कि उसके मम्मी पापा ऐसे ये चीज़ कार्य कर रहे हैं तो वो भी वैसे ही करने की कोशिश करता है। तो ये होता है भूमिका ग्रहण। ठीक है, तो ये हो गया जी.एच. मीड का, इनका इतना ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ। उसके बाद आपके आते हैं कार्ल मैनहिम। तो मैनहिम ने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं, जल्दी से देख लेते हैं। जो आपके मैनहिम थे ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। तो इनको माना जाता है कि ज्ञान के समाजशास्त्र के संस्थापक थे। तो इन्होंने बताया एक चीज़ होती है आइडियोलॉजी, दूसरी चीज़ होती है यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया यानी कि स्वप्न लोक या कल्पना राज्य, और आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। तो विचारधारा के भी इन्होंने 2 प्रकार बता दिए। विचारधारा में इन्होंने उन लोगों को रखा जो लोग एक तरीके से वर्तमान में सत्तारूढ़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी का जो सत्तारूढ़ लोग हैं उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो वास्तविक है। तो जो वास्तविकता में जिनके पास पावर होती है, जो समाज पे सत्तारूढ़ होते हैं, उच्च होते हैं, जो वास्तविकता में होते हैं, तो वो आ जाते हैं आइडियोलॉजी में। और जो लोग उस सत्ता को पलटना चाहते हैं तो उन लोग का अपना एक अलग ही होता है, विचार पद्धति होती है, जिसको इन्होंने नाम दिया है यूटोपिया। तो वो लोग होते हैं जो प्रभावशाली नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है कि उनकी प्रकृति जो होती है वो बदलाव की होती है, वो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए इनकी जो सोच होती है वो क्रांतिकारी होती है। जो यूटोपिया वाले होते हैं उनकी सोच बहुत क्रांतिकारी होती है लेकिन प्रभावशाली नहीं होते हैं, और जो आइडियोलॉजी वाले होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तो जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के इन्होंने बताए 2 प्रकार। पहला बताया इन्होंने विशिष्ट वैचारिकी, दूसरा बताया संपूर्ण वैचारिकी। विशिष्ट वैचारिकी में आते हैं किसी व्यक्ति विशेष के विचारधारा, उसकी सोच और उसका कुछ भी उसके कार्य करने के तरीके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, संपूर्ण वैचारिकी में जिसको समाज मान्यता दे देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति की कोई विशेष विचारधारा है, यदि उसमें समाज कल्याण निहित है तो समाज उसको मान्यता दे देता है। तो जिस चीज़ को संपूर्ण समाज मान्यता दे देता है तो वो चीज़ आ जाती है संपूर्ण वैचारिकी में। अब संपूर्ण वैचारिकी में क्या होता है कि इसमें कोई नैतिकता के नियम हो सकते हैं, परंपरा हो सकती है, रूढ़ियाँ हो सकती हैं, क्योंकि इसको संपूर्ण समाज मान्यता दे देता है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। इसके अलावा कार्ल मैनहिम ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण और व्यवस्थित प्रतिमान की भी बात करी है। तो ये हो गया आपका मैनहिम का। अब आपके थिंकर हैं अल्फ्रेड सूज्ड। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सूज्ड को बोला जाता है कि ये प्रघटना शास्त्र के वास्तविक पिता हैं। वैसे प्रघटना शास्त्र को किसने स्टार्ट किया? एडमंड हसल्ड ने। तो हसल्ड ने बस स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस चीज़ को आगे किसने बढ़ाया? वो सूज्ड ने बढ़ाया। तो सूज्ड ने जो प्रघटना शास्त्र है उसको इंटर सब्जेक्टिविटी के माध्यम से समझा है। किसके माध्यम से? इंटर सब्जेक्टिविटी के माध्यम से, जीवन विश्व के माध्यम से, और वी और दे रिलेशन के माध्यम से समझाया। 3 चीज़ों को इन्होंने रखा, एक तो इंटर सब्जेक्टिविटी, दूसरा लाइफ वर्ल्ड, और तीसरा इन्होंने क्या रखा? वी और दे रिलेशन। ये 3 चीजें प्रघटना शास्त्र में रखी। और जो हसल्ड थे, हसल्ड ने किस चीज पे फोकस किया है? तो एडमंड हसल्ड ने फोकस किया है चेतना पे। तो जहां भी चेतना की बात आती है तो वहां पे हसल्ड होंगे, और जहां भी इंटर सब्जेक्टिविटी, लाइफ वर्ल्ड, वी दे रिलेशन की बात आती है तो वहां पे सूज्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो लाइफ वर्ल्ड है यानी कि जीवन विश्व, ये कैसे बनता है? तो जीवन विश्व जो होता है ये बनता है हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज से। तो ये स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या होता है? स्टॉक ऑफ नॉलेज इन्होंने कहा कि ये एक तरीके से सर्वोपरि होता है। कोई दिमाग में मनुष्य के चीज़ें होती हैं जिसी के बेस पे वो सारी चीज़ें करता है। ठीक है, कि पहले से ही उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि ये ऐसे घटना होगी, ये ऐसे घटना होगी, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो उसके दिमाग में पहले से ही वो चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे वो इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक ऑफ नॉलेज। और विचित्र और विशिष्ट श्रेणी क्या होती है? ये संबंधों के प्रकार इन्होंने बताया है। तो विशिष्ट का मतलब क्या हो गया कि विशिष्ट श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनसे हमारे रिलेशन थोड़ा सा दूरी के होती हैं। विशिष्ट मतलब दूरी के, और विचित्र यानी कि थोड़ा सा अलग तरीके के। तो अलग तरीके की उनसे होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। तो जिनसे हम क्लोजली कनेक्टेड होंगे तो वो विचित्र श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं सूज्ड ने। अगले थिंकर हैं हेरोल्ड गारफिंकल। तो गारफिंकल ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं? तो गारफिंकल को प्रेडेटर माना जाता है एथनो मेथडोलॉजी का। ठीक है, यानी कि जाति पद्धति शास्त्र। तो जो आपके हेरोल्ड गारफिंकल हैं,
इनका मानना था कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं इनका निर्माण होता है व्यक्तियों के द्वारा, और अगर हमें व्यक्तियों को समझना है तो हमें उसकी बातचीत को समझना पड़ेगा, उनकी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बातचीत का सहारा लेंगे, जो भी वो बात करते हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कुछ चीज़ें बताई। पहली चीज़ इन्होंने बताई कि जो क्रियाएं होती हैं व्यक्ति की, उसमें होती है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी यानी कि आत्मवाचक क्रियाएं। आत्मवाचक क्रियाएं क्या होती हैं? आत्मवाचक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि हम वास्तविकता को बनाए रखने के लिए करते हैं। मतलब कि हमने यानी हमारे आत्म ने कोई चीज़ मान ली कि ये सत्य है। जैसे कि हमने मान लिया कि ईश्वर की उपस्थिति सत्य है, तो हम उसको सिद्ध करने के लिए बार बार प्रयास करेंगे, प्रूफ देने की कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसा होता है। हमने जैसे कि सपोज दैट कि हम मानते हैं कि भगवान जी से मन्नत करने से कोई चीज़ पूरी हो जाती है, तो हम मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ पे मन्नत करेंगे, वहाँ पे कोई चीज़ पूरी हो गई तो हम कहेंगे देखो भगवान जी को ऐसा करने से देखो हमारे ऐसे ऐसे ये चीज़ पूरी हो गई। तो रिफ्लेक्सिव चीज़ों में जो आत्मवाचक क्रियाएं हैं उसमें वो चीज़ें आती हैं जो कि हम वास्तविकता को बनाए रखने के लिए करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आती हैं रिफ्लेक्सिविटी में। इसके बाद इन्होंने बात करी है इंडेक्सिबिलिटी और संदर्भिता की। तो संदर्भिता क्या होती है? संदर्भिता का मतलब होता है कि अगर हमें किसी क्रिया का अर्थ जानना है, किसी शब्द का अर्थ जानना है, तो उसको हम उसे संदर्भ में देखेंगे कि किस संदर्भ में बोला जा रहा है। अगर हम किसी शब्द को समझना है तो उसके हम संदर्भ को देखेंगे। जैसे कि एक वर्ड है उत्तर, तो उत्तर के कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो उत्तर का अर्थ हो सकता है आंसर, दूसरा उत्तर का अर्थ हो सकता है उत्तर दिशा। तो हमको जानना पड़ेगा कि जो बोलने वाला है वो किस संदर्भ में बोल रहा है, दिशा के संदर्भ में बोल रहा है या फिर आंसर के संदर्भ में बोल रहा है। जैसे कि एक वर्ड है गोली, तो गोली का अर्थ अगर हमको समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि बोलने वाला किस संदर्भ में बोल रहा है। वो खाने वाली गोली के बारे में बोल रहा है या फिर जो बंदूक में गोली पड़ती है उस गोली के बारे में बोल रहा है। तो संदर्भिता का मतलब है कि हमें किसी वर्ड का अर्थ समझना है तो हमें उसके संदर्भ को जानना पड़ेगा कि वो किस संदर्भ में बोल रहा है। इसके बाद इन्होंने मीनिंग ऑन अकाउंट की बात करी है और ब्रीचिंग एक्सपीरियंस की बात करी है। तो ब्रीचिंग एक्सपीरियंस के दो अर्थ होते हैं। पहला तो इन्होंने बताया कि एक तो जैसे कि हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो निरर्थक नहीं होती है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ जरूर छिपा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि चाय वाय पिलाओ, तो चाय हो गई, वाय का क्या मतलब हो गया? वाय का मतलब हो गया कि हम चाय के साथ में समथिंग कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि पानी वानी पिलाओ, तो पानी हो गया, वानी का मतलब है कि उसके साथ में कुछ और। तो जो भी हम बोलते हैं वो चीज़ कोई भी निरर्थक नहीं होती, उसका कोई ना कोई मीनिंग अवश्य छिपा होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके की टीकात्मक प्रतिक्रिया होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जब कोई भी सोसाइटी में रूल्स वगैरह टूटते हैं तो उसके बाद जो सोसाइटी के लोग हैं वो जो प्रतिक्रिया देते हैं तो वो भी टीकात्मक व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। तो ये हो गया आपके गॉर्फिंकल। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जल्दी से, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो सके। देन फिर आपके आते हैं गॉफमैन। अब गॉफमैन ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं? तो गॉफमैन ने बताया है ड्रामेटर्जी मतलब कि नाट्य शास्त्र की बात करी है इन्होंने, स्टिग्मा, और इन्होंने बात करी है अग्रमंच, पश्चमंच और प्रभाव प्रबंधन की, ठीक है, अग्रमंच, पश्चमंच और प्रभाव प्रबंधन की। अब साइड स्टेज ये किसका था? तो ये डेरिडा का था, ओके। तो एक चीज़ और इन्होंने बताई है सामाजिक प्रसंगों के अनुष्ठान की। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं, वो जैसे नाट्य शास्त्र में जैसे कि कोई मंच होता है उस पर जाकर के कोई एक्टर क्रियाएं करता है, सेम वैसे ही समाज में भी व्यक्ति इंटरेक्शन करता है। वो अपने मन में तैयारी करता है, जिसको उन्होंने बताया पश्चमंच। तो पहले वो तैयारी करता है, फिर जाके किसी से बात करता है, तो वो हो जाता है अग्रमंच। और जब वो दूसरे से बात करता है तो सामने वाला दर्शक होता है, और जब सामने वाला उससे बात करता है तो ये जो करता होता है ये दर्शक का काम करता है। और इसी में आता है प्रभाव प्रबंधन की किस तरीके से उसको इंटरेक्शन को मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों से उससे बात करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई इरविन गॉफमैन ने। इसके बाद आपके आते हैं लास्ट थिंकर क्लिफोर्ड गिट्ज। तो गिट्ज ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं? तो गिट्ज ने मुख्यतः कल्चर को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया, संस्कृति को अध्ययन का केंद्र बनाया। इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर पे फोकस किया कि किस तरीके से जो संस्कृति होती है उसमें प्रतीकों का निर्माण होता है। लोग किस तरीके से प्रतीकों का निर्माण करते हैं, कैसे एक ही प्रतीक का अर्थ लोग समझ जाते हैं, कैसे प्रतीकों का अर्थ वो लगाते हैं, और कैसे विभिन्न स्थानों पर अलग अलग वही प्रतीक अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में क्लिफोर्ड गिट्ज ने बताया है, ठीक है। तो किस तरीके से लोग प्रतीकों का निर्माण करते हैं,
हैं, प्रतीकों का अर्थ लगाते हैं और कैसे उसी का एक ही अर्थ लगाते हैं, मतलब सेम प्रतीक का सेम ही अर्थ लगाते हैं। जैसे कि अगर होलिका दहन है तो उसके पीछे का लोग कैसे समान अर्थ लगाते हैं। अगर कोई गुस्से में आंख दिखाता है तो उसका कैसे लोग अर्थ समझ आते हैं कि ये गुस्सा है। अगर कोई ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे बहुत जोर से ऐसे पटके मेज पे या किसी भी चीज़ पे, तो कैसे लोग समझ आते हैं कि ये गुस्से में है। तो किस तरीके से लोग प्रतीकों का अर्थ लगाते हैं और कैसे प्रतीक संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं और कैसे ये एक तरीके से संरचना का निर्माण करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में कल्चर का इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया है। ये अमेरिकन मानवशास्त्री थे क्लिफोर्ड गिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ थी क्लिफोर्ड गिस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंस थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जल्दी से कवर हो गई होंगी और आपको रिवीजन भी हो गया होगा जल्दी जल्दी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।